Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the last part of the chapter number 6 of your class plus 1, that is anatomy of the flowering plants. So we are going to do the part 3 of this chapter, and this is the last part of this chapter, and this part will cover your complete your chapter number 6. And we already did two parts of this video. In the earlier parts, in the first part we did about the classification, introduction, and then classification of the tissues, and we studied about the meristematic tissues and permanent tissues. And then in the second part of this video we covered about the tissue systems and what is tissue system, and three tissue systems we studied: and dermal tissue system, vascular tissue system, and ground tissue system. We studied about them. And now we are going to do the part 3 of this video. Let's see what we are going to do in this part of the chapter. So the first topic we are going to do is anatomy of dicots and monocot plants. तो हम डाइकोट्स और मोनोकोट प्लांट की एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हम रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, और साइमल्टेनियसली हम डाइकोट्स और मोनोकोट्स रूट्स को कंपेयर करेंगे, एंड डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम को कंपेयर करेंगे, एज वेल एज डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ को कंपेयर करेंगे. सो इंडिविजुअली हम इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट स्टडी करके इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. Then another topic we are going to do is secondary growth, and under secondary growth we'll study about the vascular cambium. We will study spring and autumn wood, what are them, and then heartwood and sapwood, what are these terms, and cork cambium. And then we'll study the last topic of this chapter, that will be secondary growth and roots. So without wasting any time, let's start with our video. Topic first of this video is anatomy of dicots and monocots plants. So हम सबसे पहले डाइकोट रूट की बात करते हैं. तो अगर हम इसकी एनाटमी स्टडी करने वाले हैं तो हमने डाइकोट एक रूट लिया, डाइकोट रूट हमने सनफ्लावर रूट लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया हमने, और उसको हमने काट के देखा. सो जब हमने उसकी सेक्शन कटिंग करके स्टेनिंग की और उसको अंडर माइक्रोस्कोप वी स्टडीड अबाउट दैट प्लांट, तो उसका जो टीएस सेक्शन था, जो टीएस ऑफ द रूट था, डाइकोट रूट, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखा? तो सबसे पहले हमें एक आउटर लेयर दिखी, दैट इज एपिडर्मिस, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स कंबाइन करके इसको बनाते हैं. सो इसके जो एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा, तो एपिब्लेमा सेल्स जो थे, इनके पास ट्राइकोम्स भी थे, जो कि हम रूट हेयर्स भी बोलते हैं जिसको. सो ये यूनिसेलुलर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं रूट हेयर्स. और फिर उसके बाद आती है हमारी कॉर्टेक्स. अंडर एपिडर्मिस हमारे पास आता है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स सेवरल लेयर्स का होता है, जो कि थिन लेयर्ड पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं, ठीक है. एंड दिस कॉर्टेक्स के बाद हमारा आता है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का अंदर का पार्ट है. अगर आप इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो जो ये कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ये कोर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है. सो जो एंडोडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल लेयर्ड होता है, बैरन शेप्ड सेल्स होते हैं, और इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट रहती हैं, ठीक है. और इसके अंदर एक सुब्रिन होती है चीज, दैट इज वैक्सी मटेरियल होता है, और वो पानी को, वाटर को अंदर नहीं आने देता. तो उसकी डेपोजिशन होती है इसकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में. ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है यहाँ पे लाइंस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इसमें, जिसमें जो सुब्रिन की डिपोजिशन होती है जिसके आसपास, ठीक है. तो ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया. कॉर्टेक्स में ये अंदर की लेयर हो गई हमारी एंडोडर्मिस. उसके बाद हम बात करते हैं स्टील की. जो सारे के सारे टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर पार्ट में आते हैं. ये एंडोडर्मिस बाहर की लेयर होगी एक, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर की. वैसे अगर आप देखें बाहर की लेयर होगी, और एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स या जितनी भी लेयर्स आती हैं उसको स्टील बोलते हैं. सबसे पहली लेयर आती है पेरिसाइकल.
सो एंडोडर्मिस के बाद आती है हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एक कुछ सेल्स की, पैरेन्काइमेटस सेल्स की थिक लेयर होती है जो कि एंडोडर्मिस के बाद होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट्स की इनिशिएशन होती है इन सेल्स के अंदर, ठीक है। और पेरिसाइकिल के बाद हमारी जो ये पार्ट बच गया, ये अंदर का पार्ट, ये बिल्कुल इंटरनल पार्ट, इसको पिथ बोलते हैं, इनर मोस्ट रीजन। ये बहुत ही छोटा होता है, ये जो पार्ट है ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है। तो अब हम बात करेंगे कंजक्टिव टिश्यू की। कंजक्टिव टिश्यू मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम के अंदर। सॉरी, जो वेस्कुलर बंडल्स हो गए वो जाइलम और फ्लोएम हो गए। जाइलम और फ्लोएम के अंदर कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो बेसिकली, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसके वेस्कुलर बंडल की बात करें तो 2 से 4, ये वाले आप देखिए रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये हमारे जाइलम हो गए, ठीक है। और ये जो येलो कलर का थोड़ा सा डार्क सा पार्ट दिख रहा है ये फ्लोएम हो गया, ठीक है। सो 2 से 4 जाइलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। एंड फ्लोएम भी पैचेस में प्रेजेंट होता है 1 2 3 4। और एक कैम्बियम रिंग, जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, डेवलप होती है, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये डेवलपिंग सेल्स की एक रिंग होती है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, जो सेकेंडरी टिश्यूज को फॉर्म करती है, ठीक है। तो हमने बेसिकली डाइकॉट रूट में क्या पढ़ा कि सबसे आउटर लेयर इसकी एपिडर्मिस है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्राइकोम्स या फिर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, इसको एपिब्लामा भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा इनर लेयर आता है, इनर मोस्ट रीजन आता है जो कई लेयर थिक होता है, दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो वाटर को इम्पर्मिएबल बनाती है बिकॉज उसके अंदर सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। अब एंडोडर्मिस के अंदर हमारी पेरिसाइकिल आती है, ठीक है। पेरिसाइकिल कुछ लेयर थिक होती है, 2 लेयर 1 to 2 लेयर थिक होती है। पेरिसाइकिल के अंदर हमारे जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। सो जितना एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट है उसको स्टील बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जाइलम और फ्लोएम पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कंजक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो इनर मोस्ट लेयर स्मॉल सा रीजन बच जाता है इसको पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारा पार्ट हो गया डाइकॉट की रूट का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को देखकर इनके बारे में लिख भी सकते हैं, ठीक है, या जो लिखा हुआ है वो डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। उसके बाद हम मोनोकॉट रूट की बात करेंगे। Just clear all drawings. So let's move to the next slide. That is monocot root. So monocot root में भी अगर आप देखें एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर, इसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, देन इसमें भी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, देन एंडोडर्मिस है, देन इसके अंदर पेरिसाइकिल भी है, वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और पिथ भी प्रेजेंट है अंदर की। पर इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें यूजुअली 6 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम जाइलम बंडल्स, उसमें इट वाज अराउंड 2 to 4, इसमें 6, ठीक है। और पिथ इसकी बड़ी होती है और वेल डेवलप्ड होती है मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में पिथ बहुत स्मॉल होती है, इनकॉन्स्पिशियस होती है, इसमें बड़ी होती है, इट्स लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है, सो सेकेंडरी टिश्यू नहीं डेवलप्ड होते, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स रूट। अदरवाइज इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम है, जो बेसिक चीजें हैं वो सेम है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है, इसकी स्टील में वेस्कुलर बंडल में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इसकी पिथ में डिफरेंस आ जाता है, और कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट रहती है। सो अगर हम इसकी बेसिक डिफरेंसेस देख लें डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स में, सो पेरिसाइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिसाइकिल में क्या होता है कि ये गिव राइज टू डाइकॉट्स जो हैं, लेटरल रूट्स देते हैं, फैलोजन बनाते हैं और कुछ वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाते हैं, और मोनोकॉट्स में सिर्फ वो लेटरल रूट्स बनाते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम स्ट्रिप्स रहती हैं, जबकि मोनोकॉट्स में मोर नंबर होती हैं, ठीक है, अराउंड 6
के आसपास होता है, इसमें 2 to 4 होता है डाइकॉट्स में। कंजंक्टिव टिश्यू की बात करें तो डाइकॉट्स में इट्स पैरेनकाइमेटस, और सेल्स जो डिफरेंशिएट करते हैं वो वेस्कुलर कैम्बियम में करते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में इट इज मोर लाइकली स्क्लेरेनकाइमेटस बट समटाइम्स पैरेनकाइमेटस। और कैम्बियम की अगर हम बात करें सो जाइकोट्स में सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें, जबकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है और इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। सो अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जाइलम जो होता है इसमें इसमें यूजुअली पॉलीआर्क रहता है जाइलम इन मोनोकॉट रूट्स, जबकि इसके अंदर डाइकॉट्स में इट इज यूजुअली टेट्रार्क। ओके, so this is the basic difference between the dicot roots and monocot roots, जो कि points of differences आप एक जगह पे characters लिखकर उनके बारे में differences साफ साफ clearly you can write it down between the dicot root and monocot root. Then this is about the root part. Then we are going to do the second anatomy of the dicot stem and monocot stem. So first of all, we'll do the anatomy of the anatomical structure of the dicotyledonous stem. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आउटर मोस्ट लेयर आ जाती है हमारी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की बाहर स्टेम के केस में आप देखिए इसके आसपास एक लेयर होती है क्यूटिकल की, बहुत ही थिन लेयर होती है क्यूटिकल की, और उसमें कुछ ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स जैसे कि ये अपने रूट हेयर्स हमने देखे थे, और उसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है इसमें कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद आउटर मोस्ट लेयर के बाद कॉर्टेक्स आ जाता है हमारा पूरा पार्ट। कॉर्टेक्स में मल्टीपल लेयर्स रहती हैं सेल्स की, दैट इज अरेंज्ड इन बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल। ठीक है, तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो ये पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। इसके अंदर अब 3 जोन्स आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टिकल लेयर्स एंड देन एंडोडर्मिस। सो जो हाइपोडर्मिस रहता है वो जस्ट आउटर जोन होती है बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है। सो ये इसमें कई लेयर्ड सेल्स होते हैं जो कि कॉलन काइमा के बने होते हैं। ठीक है, कॉलन काइमा के होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम्स को। ठीक है, अब इसके बाद एपिडर्मिस के बाद हमारा कॉलन काइमेटस सेल्स जो कि हाइपोडर्मिस बनाते हैं। फिर हमारे हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स आती हैं, दैट इज जो थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं, और इनके अंदर प्रॉपर इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। तो इसके अंदर प्रॉपर इंटरसेलुलर स्पेस रहती है। ठीक है, और उसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टिकल लेयर्स के बाद हमारी एंडोडर्मिस आ जाती है। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर हो जाती है जो कि स्टार्च ग्रेन्स में रिच होती है। इसको स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। ठीक है, आउटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल होती है जिसमें ट्राइकोम्स और स्टोमेटा भी होता है। उसके बाद हमारे 3 रीजन्स आ जाते हैं कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स में फर्स्ट रीजन आता है हाइपोडर्मिस जो कॉलन काइमेटस सेल्स का बना होता है। सेकेंड आता है हमारा कॉर्टिकल लेयर्स जो कि एंडोडर्मिस पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है और इंटरसेलुलर स्पेस होती है। देन थर्ड रीजन आता है हमारा एंडोडर्मिस जो कि इनर मोस्ट लेयर है और स्टार्च ग्रेन्स में वो रिच होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये स्टील का पार्ट। ठीक है, स्टील का पार्ट में हमारी सबसे पहले आ जाती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इनर साइड पे होती है एंडोडर्मिस की और फ्लोएम के ऊपर की तरफ। ठीक है, सेमी ल्यूनर पैचेस में होती है और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। पेरिसाइकल किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। उसके बाद हमारा आ जाता है मेडुलरी रेज। ठीक है, मेडुलरी रेज में अब क्या है कि फ्यू लेयर्स होती हैं हमारी रेडिकली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं, दैट इज बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं। देन वेस्कुलर बंडल में हम जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर रहता है इनका। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि ये रिंग अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, सो डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें जो इनका अरेंजमेंट रहता है दैट इज रिंग अरेंजमेंट। हर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है और ओपन होता है। ठीक है, कॉन्जॉइंट होता है और ओपन होता है। ओपन मतलब उसमें आपने पहले भी ये टर्म्स आपने दोनों टर्म्स स्टडी करी हैं।
ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। सो यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज टर्म्स। हर वेस्कुलर बंडल जो होता है डाइकॉट स्टेम में वो कॉन्जॉइंट होता है और ओपन होता है, और जो प्रोटोजाइलम होता है वो एंडार्क होता है। ठीक है, एंडार्क होता है। देन इसमें पिथ, सबसे लास्ट पार्ट जो आ जाता है वो है पिथ। पिथ जो है हमारा वो सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का, और बहुत राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती हैं। सो ये हमारा डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर हो गया। सो अगर बेसिकली आप ऐसे सेक्शन कटिंग करते हैं तो इसमें आप देखते हैं, तो इसमें आप देखिए सिंपल एपिडर्मिस, इसके बाद रूट हेयर्स, ठीक है, चाहे इसको ट्राइकोम्स बोल दीजिए, उसके बाद हाइपोडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स रीजन आ गया, देन दिस वेस्कुलर बंडल्स आ गए, जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है इसके अंदर इन अ रिंग फॉर्म। देन इसके अंदर कैम्बियम रिंग भी प्रेजेंट होती है, देन पिथ आ गई। ठीक है, सो ये हो गया डाइकॉट स्टेम का हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में मोनोकॉट स्टेम की बात करें, सो मोनोकॉट स्टेम में अगर आप इसका ग्राउंड प्लान देखें या फिर टीएस सेक्शन देखें, तो इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ही एपिडर्मिस, देन इसमें भी ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं। एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद क्यूटिकल हो गया, फिर हाइपोडर्मिस हो गई, क्लोरेनकाइमेटस सेल साइड पे प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, देन ग्राउंड टिश्यू हो गया, देन फ्लोएम में फ्लोएम हो गया, जाइलम, और जाइलम किस तरह से प्रेजेंट है और इसके अंदर जो बंडल शीट है वो कैसे प्रेजेंट है, वो सब इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली विजिबल है। सो अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसके अंदर क्या फर्क है, इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। इसकी हाइपोडर्मिस कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस, और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, उसमें रिंग शेप में होते हैं, इसमें स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। बंडल शीथ ये जो दिख रही है आपको, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है ये। ठीक है, और लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये जो बड़ा वाला ये ग्राउंड टिश्यू है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का है। जो इसके वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं वो कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड रहते हैं, उसमें कॉन्जॉइंट और ओपन थे, इसमें कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड रहते हैं। इसकी पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वन। ये सेंट्रली लोकेटेड वाला सबसे बिग है, और जो इसके पेरिफ्री अरेंज्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स पेरिफ्री पे प्रेजेंट हैं, वो स्मॉल होते हैं। और जो इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा है दैट इज एब्सेंट, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। सो ये मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जो कि पिक्चर्स के थ्रू आपको क्लियर हो रहे हैं। अगर हम इसकी वैसे एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस हाइपोडर्मिस हो जाता है। हाइपोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वो डाइकॉट्स के केस में कॉलन काइमेटस रहते हैं, मोनोकॉट्स के केस में स्क्लेरन काइमेटस रहते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। इसमें ग्राउंड टिश्यू अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डाइकॉट्स में डिफरेंशिएट होता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ में, जबकि मोनोकॉट्स में ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, कॉन्टिन्यूस मास रहता है पैरेन्काइमा सेल्स का। जो स्टार्च शीट होती है वो डाइकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट स्टेम्स में वो एब्सेंट होती है। मेडुलरी रेज भी डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। इसलिए डाइकॉट्स में हमारी जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं होती। जो वेस्कुलर बंडल्स क्योंकि कोलेट्रल और ओपन होते हैं, उसमें कोलेट्रल और क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड का मतलब ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, ओपन का मतलब है कि होती है, और इसमें अरेंज होते हैं रिंग फॉर्म में, उसमें स्कैटर्ड रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंसेस आ गए डाइकॉट स्टेम्स और मोनोकॉट स्टेम्स में, जो इस स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं। आप पिक्चर्स और उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं उनके थ्रू आप देखकर उनको समझ सकते हैं। देन हमारा थर्ड सेकेंडरी हमने एनाटॉमिकल स्टडी करनी है डाइकॉट्स और मोनोकॉट लीफ की। अगर हम डाइकोटिलेडोनस लीफ और मोनोकोटिलेडोनस लीफ की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडोनस लीफ का डॉर्सी वेंट्रल पार्ट हम देखेंगे। तो हमने टीएस ऑफ सनफ्लावर लिया है डाइकोट लीफ, सॉरी। सो इसमें भी जो हमारा वर्टिकल जो हमारा ये सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, ये तीन पार्ट्स में है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस में इसमें दोनों सर्फेसिस पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है,
यूजुअली अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरह का एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है अपर साइड पे जो आउटरमोस्ट कवरिंग रहती है। पर लीफ के केस में ये दोनों साइड्स पे होता है, अपर सरफेस को भी कवर करता है और लोअर सरफेस को भी कवर करता है। अपर सरफेस को हम अडेक्सियल साइड बोल देते हैं और लोअर सरफेस को हम अबैक्सियल साइड बोल देते हैं, ठीक है। सो इट कवर्स बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, और इसमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों साइड्स पे। और अबैक्सियल जो नीचे का एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटास नहीं हो, उसमें स्टोमेटास ज्यादा होते हैं, बियर्स मोर स्टोमेटा। वेयरएज जो अडेक्सियल सरफेस एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटास फ्यू और एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम मिजोफिल की बात करें तो टिश्यूज जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट है उसको हम मिजोफिल बोलते हैं, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। देन इसमें दो तरह का पैरेनकाइमा है, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो जो पैलिसेड पैरेनकाइमा है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एडेक्सली प्लेस्ड है, एलोंगेटेड सेल्स का, ऐसे लंबे लंबे सेल्स का बना हुआ होता है और वो पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के। वेयरएज जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा है वो ओवल और लूजली अरेंज होते हैं, और वो पैलिसेड पैरेनकाइमा और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट हो गया, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ये ऊपर की तरफ पैलिसेड पैरेनकाइमा अरेंज्ड है, पैलिसेड पैरेनकाइमा और लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमारे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा अरेंज्ड है। इनके अंदर बहुत ज्यादा सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं और एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये मीजोफिल का पूरा पार्ट आ गया। अब हम वेस्कुलर बंडल की अगर बात करें तो वेस्कुलर बंडल में दे कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब्स, ठीक है। और इसका वेस्कुलर बंडल का साइज जो होता है डिपेंड करता है वेन्स के साइज पे। सो वेन्स अगर थिकनेस में वेरी करती हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स की आउटर कवरिंग रहती है वेस्कुलर बंडल्स के आसपास। सो ये हमारा डाइकोटिलेडनस लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मोनोकोटिलेडनस लीफ की। सो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। स्टोमेटा जो है वो दोनों सर्फेसिस पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन बोथ सर्फेसिस ऑफ द एपिडर्मिस। जो ये स्टोमेटा है ये ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी एपिडर्मिस दोनों साइड पे, एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड्स पे है, और क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, और इसमें स्टोमेटा भी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। और इसमें जो मीजोफिल है वो कोई मतलब ऐसे सेपरेटली नहीं है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं हो रखा इसमें, जबकि उसमें था। और ये ग्रासेस के केस में होता है, और इसमें जो अडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं अलोंग द वेन्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स भी बोलते हैं। जो अडेक्सियल साइड पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं हमारे, वो मॉडिफाई हो जाते हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, जिसको बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। व्हेन दे हैव अब्सॉर्ब वाटर वो टर्जिड हो जाते हैं और लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है। और जब वो फ्लेसिड होते हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो फूल जाते हैं और लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है। वेयरएज जब वो फ्लेसिड हो जाते हैं, जब वाटर का स्ट्रेस रहता है, वाटर की कमी रहती है, तो वो फ्लेसिड हो जाते हैं, तो लीव्स को कर्ल कर लेते हैं अंदर की तरफ, ताकि उनका वाटर लॉस मिनिमम हो सके। और मतलब क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर बाहर से मिल नहीं रहा, तो वो अपने आप को मतलब अंदर की तरफ कर्ल कर लेते हैं ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो सके। और पैरेलल वेनेशन दिखती है वेस्कुलर बंडल्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स। सो ये एक डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स लीफ का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब इनके एनाटॉमिकल डिफरेंस अगर आप देखें तो जो ऑर्गेंटेशन है, जो यूजुअली डाइकॉट्स में डॉर्सी वेंट्रल रहती है और मोनोकॉट लीफ में आइसोबाइलेटरल रहती है। जो स्टोमेटा होते हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं डाइकॉट्स की लीफ के केसेस में, मोनोकॉट्स में एम्फिस्टोमेटिक होते हैं, दोनों साइड्स पे प्रेजेंट हैं। ऊपर उसमें ज्यादातर नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब मिजोफिल्स की बात करें तो डाइकॉट्स की केस में वो डिफरेंशिएट है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, वेयरएज मोनोकॉट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो वेन्स होती हैं डाइकॉट लीफ में वो इरेगुलरली स्कैटर्ड होती हैं, जबकि पैरेलली अरेंज्ड है मोनोकॉट्स लीफ के केस में। जाइलम जो वेसल्स हैं, मैनी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वेसल्स अरेंज्ड हैं एयर बंडल में, जबकि उसमें 2 प्रोटोजाइलम और 2 मेटाजाइलम ही अरेंज्ड हैं एक बंडल में। बंडल शीट्स कॉलन काइमेटस सेल्स की बनी हुई है डाइकॉट्स के केस में, और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी हुई है मोनोकॉट लीफ के केस में। सो ये डिफरेंसेस आ गए डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बारे में। सो हमने एक टॉपिक इस पार्ट का कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टेम का स्टडी, हमने रूट का स्टडी करा, स्टेम का स्टडी करा एंड देन लीफ का स्टडी करा। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के दोनों के हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करे, रूट स्टेम एंड लीफ के, और उस हमने 6 स्ट्रक्चर स्टडी करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने डाइकॉट्स मोनोकॉट्स लीफ को, डाइकॉट्स मोनोकॉट स्टेम को एंड डाइकॉट्स मोनोकॉट रूट्स को आपस में कंपेयर भी करके उनके पॉइंट्स भी स्टडी कर लिए। So next, now comes to the next topic of this part, that is secondary growth. अब हम पढ़ने वाले हैं secondary growth क्या होती है। तो जो growth of the roots or stems in length with the help of apical meristem, जो भी ग्रोथ हो रही है रूट्स और स्टेम्स की लेंथ वाइज विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी रूट्स और स्टेम्स की लेंथ इंक्रीज करते हैं प्लांट्स की, जो भी ये ग्रोथ होती है एपिकल मेरिस्टम की वजह से, मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से जितनी भी ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो यूजुअली हमारी गर्थ को, विड्थ को इंक्रीज करती है प्लांट्स की, तो वो यूजुअली डाइकॉट प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती। और जो भी टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, दे आर दी 2 लेटरल मेरिस्टम्स, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम काम करता है, एक कॉक कैम्बियम काम करता है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ तो नॉर्मली जो भी ग्रोथ हो रही है वो लेंथ वाइज हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ वाइज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम सेकेंडरी ग्रोथ में हमने बात करी वेस्कुलर कैम्बियम की और कॉर्क कैम्बियम की, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो हम पहले वेस्कुलर कैम्बियम की बात करने वाले हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम में ये मेरिस्टमेटिक लेयर्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। तो मेरिस्टमेटिक लेयर्स रिस्पॉन्सिबल रहती हैं जाइलम और फ्लोएम को कट करने के लिए वेस्कुलर टिश्यूज का। ठीक है, अगर हम यंग स्टेम्स की बात करें, इट इज प्रेजेंट एज इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर। ठीक है, मेरिस्टमेट इसमें वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो एज अ सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम में, उसके बाद वो कंप्लीट रिंग बना लेता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यंग स्टेम में, आप देखिए एक सिंगल रिंग की तरह प्रेजेंट होता है ये बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सिंगल पैचेस की तरह प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर होती है एज इन फॉर्म ऑफ पैचेस, उसके बाद ये एक कंप्लीट रिंग बनती चली जाती है। ठीक है, उसके अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, तो डाइकॉट स्टेम्स में सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, जो भी सेल्स प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम सेल्स, उनको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोला जाता है जो भी सेल्स इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स ऑफ मेडुलरी सेल्स adjoining this intrafascicular cambium become meristematic। तो जो भी ये सेल्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं सारे सेल्स के, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस कैम्बियम रिंग एक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, पहले तो सिंपल प्रेजेंट होते हैं एज अ पैचेस की फॉर्म में, उसके बाद जी इनको हम इनके अंदर धीरे धीरे एक रिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल देते हैं, और धीरे धीरे रिंग्स की फॉर्मेशन होती रहती है, जिससे गर्थ जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है स्टेम्स की। अगर हम कैम्बियम रिंग की बात करें तो वो एक्टिव रहती है और नए सेल्स को कट ऑफ कर देती है दोनों अंदर और बाहर की तरफ से।
ठीक है। तो सेल्स कट ऑफ कहाँ से होते हैं? टुवर्ड्स पिथ, वो सेकेंडरी जाइलम बना लेते हैं। ठीक है, पिथ की तरफ से कट हो जाते हैं और यहाँ से सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी, और जो पेरिफ्री की तरफ कट होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बना लेते हैं। पिथ की तरफ कट करके सेकेंडरी जाइलम और पेरिफ्री की तरफ कट करके सेकेंडरी फ्लोएम। और कैम्बियम जो है इनर साइड पे ज्यादा एक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू दी आउटर साइड, और सेकेंडरी जाइलम ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्रश हो जाते हैं टाइम के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होती रहती है, एक्यूमुलेशन होती रहती है सेकेंडरी जाइलम की। सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम टाइम के साथ ग्रेजुअली क्रश हो जाते हैं। ठीक है। प्राइमरी जाइलम हमेशा रहता है इन एंड अराउंड द सेंटर। सो इसके अंदर अगर हम देखें कुछ प्लेसेस पे कैम्बियम जो है वो एक नैरो बैंड सा फॉर्म कर लेता है पैरेन्काइमा का, जो कि पास करता है सेकेंडरी फ्लोएम से इन रेडियल डायरेक्शन, जिसको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज का नाम देते हैं। कैम्बियम जो है एक दे फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड passes थ्रू द सेकेंडरी फ्लोएम, जिसको हम मेडुलरी रेज का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्टिविटी, होगी पूरी कैम्बियल रिंग की। अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं कि स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या होती है। सो कुछ फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी को। अगर हम जिस स्प्रिंग और अर्ली वुड की बात करें, सो स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो है बहुत एक्टिव रहती है और बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स जिनमें वेसल्स होते हैं विद वाइडर एक्टिव कैविटीज वो बनाती है, जो कि लाइट कलर के होते हैं और लोअर डेंसिटी होती है, उसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। ऑटम वुड क्या होती है? जो ऑटम वुड या फिर लेट वुड जो विंटर सीजन में बनती है, इसमें कैम्बियम लेस एक्टिव रहता है और जाइलरी एलिमेंट्स नैरो वेसल्स के साथ बनते हैं, नैरो कैविटीज के साथ बनते हैं। स्प्रिंग वुड में जाइलरी एलिमेंट्स वाइडर कैविटीज के साथ बनते हैं और ऑटम्स में जाइलरी एलिमेंट्स नैरो वेसल्स के साथ बनते हैं। स्प्रिंग में लाइटर इन कलर होता है और लोअर डेंसिटी होती है, यहाँ पे ऑटम में ये डार्क इन कलर होता है और हायर डेंसिटी होती है। ये दोनों काइंड ऑफ वुड कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में बनती हैं, दैट इज एनुअल रिंग बोला जाता है जिसको। और ये प्लांट की एज को स्टडी करने में, ट्री की एज को स्टडी करने में यूज होती हैं। सो इस जो ये स्टडी की जाती है जिससे ट्री की एज पता लगाई जाए, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। सो ये टर्म आप देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है? दैट इज द स्टडी which is used to estimate the age of the tree, that deals with the study of the estimation of the age of the tree is termed as dendrochronology. So spring or autumn wood. देन आते हैं हमारे पास हार्टवुड एंड सैपवुड। सो हार्टवुड क्या होता है? हार्टवुड हार्ड होता है, डेड होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसमें बहुत ज्यादा लिग्निन होता है और इसका नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, ओल्ड ट्रीज का। ये हार्ड होता है, डेड होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, हाईली लिग्निफाइड होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट सेकेंडरी जाइलम रहता है। और डार्क कलर क्यों है इसका हार्टवुड का? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स जो हैं जिनकी डिपोजिशन के कारण हार्टवुड का कलर डार्क होता है। ये सब्सटेंसेस इसको हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए। और इसका मेन फंक्शन जो हार्डवुड का हमारा मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है स्टेम को। तो अगर हम सैपवुड की बात करें तो ये पेरिफेरल रीजन हो गया, ये पेरिफेरल रीजन हो गया सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, वो हो गया नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट सेकेंडरी जाइलम का। हार्टवुड क्या हो गया? सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सैपवुड हो गया पेरिफेरल पार्ट ऑफ दी सेकेंडरी जाइलम। तो जो हार्टवुड है वो हमारा डार्क कलर का होता है। ठीक है,
और जो हमारा सैपवुड है वो लाइट कलर का होता है और वो लिविंग होता है, ठीक है। जो हार्डवुड होता है वो डेड पार्ट होता है, उसमें डिपोजिशन होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। और इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीफ पार्ट। सो ये इन्वॉल्व होता है कंडक्शन में, ठीक है, हार्डवुड एंड सैपवुड। देन हम बात करते हैं कॉक कैम्बियम की। कॉक कैम्बियम का, अब हमने जैसे आपको बताया वेस्कुलर कैम्बियम की बात करी, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, इसमें कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन होती है। पूरी एक्टिविटी हमने देखी कि कैम्बियल रिंग में पहले कैसे कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन होती है धीरे धीरे से, फिर पहले सिंपल एक पैचेस में डेवलप्ड होती है कैम्बियम रिंग, देन उसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, देन धीरे धीरे इसकी पूरी रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है जो मेरिस्टेमेटिक होती है, इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। देन ऐसे लेयर्स बनती जाती है और गर्थ बढ़ जाती है। उसके बाद हमने ये कुछ टर्म स्टडी करी कि स्प्रिंग वुड क्या होती है, ऑटम वुड क्या होती है, और ये ट्री की एज को स्टडी करने वाली स्टडी को क्या बोला जाता है। देन हार्ट वुड क्या होती है और सैप वुड क्या होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जो कि हमारी सेकेंडरी ग्रोथ को बनाता है, दैट इज कॉक कैम्बियम। पहला था वेस्कुलर कैम्बियम, देन इज कॉक कैम्बियम। सो कॉक कैम्बियम में क्या होता है कि सेल्स जो हैं कॉन्टिन्यूस गर्थ में बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है, आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर्स ब्रोकन हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्लेस किया जाता है टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। सो कुछ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप्ड होते हैं कॉल्ड कॉक कैम्बियम, जो कि फेलुजन भी बोलते हैं जिसको कॉक कैम्बियम, ये कॉर्टेक्स के अंदर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो फेलोजन जो है वो कई लेयर थिक होते हैं, नैरो होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। कई लेयर थिक होते हैं बट जो है ये थिन वॉल्ड होते हैं और रेक्टेंगुलर सेल्स की बने हुए होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स पे कट करते हैं और आउटर सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, कॉक दैट इज फैलम भी बोलते हैं जिसको, इनर सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फेलोडर्म बोलते हैं। आउटर सेल किसको डिफरेंशिएट करते हैं, कॉक में, कॉक को हम लोग फैलम, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैलम भी बोलते हैं, ये आपको पूछी जा सकती है। फैलोजन किसको बोलते हैं, फैलम किसको बोलते हैं, और फैलोडर्म किसको बोलते हैं। तो जो फैलोजन होता है वो कॉक कैम्बियम होता है, और जो कॉक कैम्बियम है, फैलम फैलोजन है, ये कई लेयर थिक होता है और ये कट करता है दोनों साइड्स पे। तो जो आउटर साइड पे ये कट करता है कॉर्क में, दैट इज फैलम, और इनर साइड में कट करता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जिसको हम फैलोडर्म बोलते हैं। और सेल सेकेंडरी कॉर्टेक्स के जो होते हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, ठीक है। और इसमें भी वाटर की परमिएबिलिटी नहीं होती क्योंकि सुब्रिन की डिपोजिशन होती है कॉर्क में, ठीक है। सुब्रिन की डिपोजिशन होती है इसकी सेल वॉल के अंदर, तो इसमें भी वाटर अंदर नहीं एंटर कर पाता। सो फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म, इनको तीनों को कलेक्टिवली हम पैरीडर्म बोलते हैं। सो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फैलोजन क्या होता है, दैट इज कॉक कैम्बियम। फैलम क्या होता है, जो कॉक कैम्बियम फैलोजन होता है ये अंदर की तरफ कट करता है तो उसको फैलोडर्म बोलते हैं, बाहर की तरफ कट करता है तो उसको फैलम बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं टर्म पेरिडर्म, ओके। सो ये एक्टिविटी होती है कॉक कैम्बियम की, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बाकी लेयर्स के ऊपर भी, फ्रॉम पेरिफ्री टू द फैलोजन, और सारी की सारी लेयर्स अल्टीमेटली डाई कर जाती हैं, ठीक है। और बाक, अगर हम बाक की बात करें तो ये नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि सारे टिश्यूज को ही रेफर कर देते हैं हम, बाक जो जनरली लेमैन यूज करते हैं। सो वो होती क्या है, पैरीडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। तो पेरिड्रम और सेकेंडरी फ्लोएम को मिलके बार्क बनती है, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम की बाहर की साइड होती है। दो तरह की होती है, अर्ली बार्क और लेट बार्क। अर्ली बार्क मीन्स सॉफ्ट बार्क और लेट बार्क मीन्स हार्ड बार्क। सो अर्ली बार्क जो होता है वो अर्ली सीजन में बन जाती है, और जो लेट बार्क होती है वो सीजन के एंड में बनती है। So, अब एक टर्म आती है हमारे पास लेंटी सेल्स, सॉरी, सो लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स क्या होता है कि
सर्टेन रीजन्स पे फैलोजेंस कट ऑफ होते हैं क्लोजली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स पे आउटर साइड की तरफ, जैसे कि हमने बात करी। तो आउटर साइड की तरफ फैलोजन कट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो कुछ सेल्स रप्चर कर देते हैं हमारी एपिडर्मिस को, और लेंस शेप्ड सेल्स ओपनिंग्स बना लेते हैं, जिसको लेंटी सेल्स बोलते हैं। बाहर की तरफ कट करके कुछ ये लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बना लेते हैं, जिसको लेंटी सेल्स बोलते हैं। और ये मोस्टली वुडी ट्रीज में होता है। इसका काम क्या है? लेंटी सेल्स का गैशियस एक्सचेंज करना बाहर के एटमॉस्फेयर में और इंटरनल टिश्यू ऑफ दी स्टेम में। तो लेंटी सेल्स क्या होते हैं, जैसे हमने बात करी कि फेलोजन है बाहर की तरफ भी कट करता है, दोनों साइड्स पे वो कट करता है, आउटर एज वेल एज इनर रीजन। सो बाहर की रीजन पे जब वो कट करता है तो वो कुछ एपिडर्मिस को उसके सेल्स रप्चर कर देते हैं, लेंस शेप सेल्स बन जाते हैं, जिसको लेंटी सेल्स कहते हैं, जिसका मेजर फंक्शन ही गैशियस एक्सचेंज है बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इनर टिश्यूज ऑफ द स्टेम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में कैसे होती है, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे लीफ के केस में, ठीक है, सॉरी स्टेम्स के केस में। ये हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो उसकी स्टेम कैसे बार्क बनती है, जिसको हम बार्क बेसिकली बोलते हैं। बार्क होती क्या है? पैरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के। अब हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में कैसी होती है। रूट्स में डाइकॉट्स रूट्स में अगर हम बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? It is originated from the tissues located just below the phloem bundles above the protoxylem, जो कि एक complete और continuous wavy ring बना देते हैं, ठीक है, और जो कि सर्कुलर बन जाती है धीरे धीरे। तो इसके अंदर फर्दर इवेंट सिमिलर ही रहते हैं, जैसे हमने डाइकॉट स्टेम्स में स्टडी करें अभी तक, सारे के सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसके केस में भी वैसे ही होती है जैसे स्टेम्स और रूट्स में होती है, ठीक है। स्टेम्स और रूट्स इन जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है। इन सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं होती, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी ग्रोथ and the anatomy of the flowering plants. So this part covered your chapter number 6 of your class plus 1, that is anatomy of the flowering plants. So this third part is a bit, I'm like bit tough than the first two parts. So you should go through these diagrams one by one and try to understand the terms, each and every term. And if you have any doubts regarding those terms, or regarding any part of this chapter, you can comment me in the comment box. I will get back to you. So if you like my video, please press the like button and share among your friends. And please subscribe to my channel. If you are new to my channel, kindly press the bell icon. Thank you. See you tomorrow with the another chapter of your class plus 1. We will study the next chapter of your class plus 1. So see you tomorrow. Bye bye. Take care.